हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपने द हिंदू के शॉर्ट नोट में आज क्या क्या हमें मेंशन करना है 26 जून के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा टर्म आया है MQ9BS। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे देखो MQ9BS के बारे में देखेंगे। इसमें क्या बात की जा रही है, विल बी असेंबल्ड इन इंडिया, मतलब इसको असेंबल करने की बात की गई है कहाँ पे, इंडिया में। विल इन्हांस इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकन्सेंशन। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हमको यहाँ से क्या याद रखना है कि MQ9BS क्या है, इसकी बात की गई है। तो ये असेंबल किया जाएगा इंडिया में, और ये क्या होगा, ये कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडियाज़ आर्म फोर्स अक्रॉस डोमेन। दूसरी चीज़, करंट इंडिजिनस कंटेंट प्रपोज्ड 89%, वाइल इंडिया इज़ होपिंग इट कैन बी 15-20। ये 89 नहीं है, 8 to 9 है, ये याद रखना आपको। तो अभी जो इंडिजिनस कंटेंट इंडिया का है वो 8 to 9% ये हुआ है कि यूज़ होगा, लेकिन ये होप किया जा रहा है कि ये इंक्रीज़ हो जाएगा 15 से 20% तक। इंडिया होप कर रही है ऐसा। MQ9B क्या है, इसमें दो वेरिएंट्स हैं। दो वेरिएंट्स कौन से हैं वो, पहला तो है स्काई गार्डियन, दूसरा है सी गार्डियन। ये याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। MQ9B में दो वेरिएंट्स हैं, स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन। सी गार्डियन के बारे में देखो, इट कैन इंक्लूड 360 सरफेस रिसर्च मैरीटाइम रडार, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन, एंटी सबमरीन वारफेयर मिशन। तो इसके अंदर में आता है किसके, स्काई गार्डियन के। और अकॉर्डिंग टू जनरल एटॉमिक्स, तो जनरल एटॉमिक्स के अकॉर्डिंग MQ9B कैन प्रोवाइड रफली 80% ऑफ कैपेबिलिटीज़ ऑफ लार्ज ह्यूमन फ्लोन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, अबाउट 20% ऑफ इट्स कॉस्ट एज पर आर। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये लाइन आपको एज इट इज़ लिख लेनी है और याद रख लेनी है। अब एक आया है टाइटन ट्रेजेडी से रिलेटेड, इसके बारे में देखेंगे। तो टाइटन सबमर्सिबल एंड अंडर वाटर व्हीकल भी इसको कहते हैं। ये ऑपरेट किया गया किसके द्वारा, ऑपरेटेड बाय प्राइवेटली ओन्ड US कंपनी है ओशियन गेट। ओशियन गेट कंपनी है US की, उसके द्वारा ये प्राइवेटली ओन्ड है टाइटन सबमर्सिबल, या फिर कह लो अंडर वाटर व्हीकल। यूनेस्को की गाइडलाइंस में इसको क्या कहा गया है, ये मैंने वहाँ पे बोला था आपको स्टार लगा लेना है आपको एनालिसिस वाले में, तो यहाँ पे भी है अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज के रूप में यूनेस्को के गाइडलाइंस में इसको बताया गया है। यूनेस्को गाइडलाइंस ने इसको क्या बताया है, अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज। नीड टू प्रोटेक्ट सराउंडिंग्स, मतलब प्रोटेक्ट करना सराउंडिंग्स को, वाटर बाय इंश्योरिंग, क्या क्या इंश्योर करना है, रिस्पॉन्सिबल नॉन इंट्रूसिव एक्सेस को। नोवा गाइडलाइन क्या है, सिमिलर एंड इंसिस्ट दैट recovered material and artifact must be managed as per the professional standard। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे हम, सबमरीन क्या है एंड सबमर्सिबल क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस थोड़ा सा देखेंगे। पहला जान लो सबमरीन के बारे में, ये अंडर वाटर व्हीकल कहते हैं इसको, और लार्जली ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो अगर सबमरीन की बात कर रहे हैं सबमर्सिबल, तो ये अंडर वाटर व्हीकल है, ये तो सबको पता ही है नाम से ही। ये लार्जली इंडिपेंडेंट होता है, सबमरीन की बात कर रहे हैं। और इसकी पावर जो होती है हैज़ पावर रिजर्व, ठीक है। किसकी बात की गई है, सबमरीन की। सबमर्सिबल की बात करो तो ये जनरली स्मॉल साइज में होता है और लेस पावर होती है इसमें, और नीड टू वर्क विथ शिप, इसको शिप के साथ काम करने की ज़रूरत होती है। टाइटन वॉज वर्किंग विद अ वेसल, ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट मतलब मुझे लगता है एग्ज़ाम के लिए, और आपको जो लगता है आप अपने अकॉर्डिंग भी स्टार लगा देना, क्योंकि आपको भी समझ में आता होगा सिलेबस और ये सारी चीज़ें देख के, और कि किस तरह के क्वेश्चन UPSC पूछता है। तो जैसे ये देखो यहाँ से ये है कि टाइटन वॉज वर्किंग विद अ वेसल, वो एक वेसल के साथ काम कर रहा था। वो वेसल कौन सा है, पोलर प्रिंस। तो अगर सिर्फ पोलर प्रिंस डाल दिया और 4 ऑप्शंस दे दिया या 5 ऑप्शन, तो ये पता होना चाहिए हमें कि पोलर प्रिंस किस बारे में बात की जा रही है। तो ये एक वेसल का नेम है। इन्वायरमेंट के लिए देखेंगे, टुंड्रा बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन, इनकरेजिंग हार्बिवर डाइवर्सिटी इन टुंड्रा कुड टेम्पर सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हम आज और कल दोनों का करने वाले हैं, ये आपको मैंने पहले ही एनालिसिस वाले वीडियो में बता दिया था कि कल वाला भी आज वाला भी दोनों ही हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इनकरेजिंग हार्बिवर डाइवर्सिटी इन टुंड्रा कुड टेम्पर सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इससे क्या हो सकता है कि कुछ हद तक जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट वार्मिंग का, उस पर ये इम्पैक्ट डाला जा सकता है, इनकरेज करके हार्बिवर डाइवर्सिटी का टुंड्रा रीजन में।
अब यहाँ पे प्रोकैरियोट लेड टू ईकैरियोट से रिलेटेड आया हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। प्रोकैरियोट्स क्या है? ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनमें लैकनेस होती है, मतलब लैक होती है, नहीं होता, हुज सेल्स लैक, जिसके सेल में नहीं पाया जाता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शॉर्ट में, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट्स मतलब होता है कैरी ऑन या न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी न्यूक्लियस। लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक के बारे में बात करो, मतलब देखो इसमें क्या कहा, लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये कह रहे हैं कि लैक ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स, मतलब अदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स होते हैं वो भी इसमें क्या होते हैं? लैकनेस होती है। ठीक है, पर ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात की जाए तो ऑर्गेनिज्म विद द सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ से सिंपल जान लो, प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा है? अब्सेंस है, लैकनेस है, लैकनेस लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा, लैक है। और यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है? इसमें हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म विद cells having a nuclear membrane are called eukaryotes. प्रोकैरियोट्स डिफाइन न्यूक्लियर रीजन, जो प्रोकैरियोट्स है वो डिफाइन करता है न्यूक्लियर रीजन्स को। द मेंबर बाउंड सेल ऑर्गेनिजल आर एब्सेंट, और जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक की बात करें, हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, इसमें होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनिल्स। तो ये यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट की बात हो गई। चाइना एंड पाक की न्यूक्लियर डील भी हुई है, 1200 मेगावाट की ये न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने की बात हुई है चाइना और पाकिस्तान का। 5th रिएक्टर एट दी जासमा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स C5। ठीक है, तो ये बात थी थोड़ी सी, बस ये था हमारा आज का। और कल का जो भी चीज़ें छूटी थी वो 1-2 ही थे, ज़्यादा नहीं थे कल वाले जो हमको पढ़ने थे, तो वो हम आज हमने कवर कर लिया। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।